आजादी के 80 साल बाद ये बहुत क्लियर है कि हमें आजादी फ्री में नहीं मिली है और कई हजारों लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। इन सारे बलिदानों में कुछ नाम है जो बहुत उभर के आए हैं, जिनको हम आज मानते हैं कि इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और ऐसे कई नाम हैं। ऐसा नहीं है कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ कम थे या इन्होंने आजादी के लिए उतना नहीं कंट्रीब्यूट किया होगा। डेफिनेटली इन सब ने अपने हिसाब से बहुत कंट्रीब्यूट किया, पर इन सारे नामों में हम एक नाम को अक्सर भुला देते हैं या लेना ठीक नहीं समझते हैं। वो ऐसा नाम है जिन्होंने अपना फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल हर एस्पेक्ट कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस देश को आजादी दिलाने के लिए। वो नाम है वीर सावरकर का। जी हाँ, वीर सावरकर वही एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना हर चीज न्योछावर कर दी इस देश के लिए, और फिर भी आज आजादी के करीब 80 साल बाद कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो इनका नाम लेने से कतराती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने माफी मांगी, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्यास फेयर और आज हम डिस्कस करेंगे वीर सावरकर के बारे में ही कि उन्होंने किस तरह से, किस एक्सटेंट तक खुद को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया इस देश की आजादी के लिए, और फिर भी उनको उस तरह का स्थान नहीं मिल पाया आज हमारे मन में जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, इंसाइट्स के लिए और सिनेरियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। श्री विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में। इनका जन्म भागपुर विलेज में हुआ था, जो नासिक के पास एक छोटा सा गांव है। इनके पिताजी श्री दामोदर पंत और इनकी माताजी श्रीमती राधाबाई थी। बड़े होते समय ये महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स को सुनते थे अपने पिताजी द्वारा। साथ ही साथ ये बहुत इंस्पायर्ड थे छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवास की कहानियों से, उनके बलिदानों से, उनकी वीर गाथाओं से। आगे बढ़ते हुए मात्र 6 साल की उम्र में जब इन्होंने अपने विलेज के अपने छोटे से स्कूल को ज्वाइन किया, तब इनको समझ में आता था कि आसपास कितनी ज्यादा भुखमरी है, प्लेग फैल जाता था, सूखा पड़ जाता था, लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। इसके अलावा साथ में इन सारी यातनाओं के ऊपर थी ब्रिटिश सरकार की यातनाएं। वो लोगों को न जीने दे रहे थे, न मरने दे रहे थे, कितने अत्याचार हो रहे थे। वीर सावरकर छोटी सी उम्र में भी ये सब समझ रहे थे और वो इन सफरिंग्स की तरफ बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल थे। बड़े होते होते उनको सबसे ज्यादा जिस इंसिडेंट्स ने परेशान किया और जिसकी वजह से वो आज वीर सावरकर की तरह मशहूर हैं, वो था इंसिडेंट्स जब 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का खून किया गया, मर्डर किया गया इंडियंस द्वारा। तो हुआ ये कि 22 जून 1897 को चापेकर ब्रदर्स ने 2 ब्रिटिशर ऑफिसर्स को जो है असैसिनेट कर दिया। ये ऑफिसर्स को असैसिनेट करने की ये वजह थी कि प्लेग के दौरान ये रिस्पॉन्सिबल थे लोगों की वेलबींग के लिए, पर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाई और उल्टा लोगों पे और अत्याचार करें। इस वजह से चापेकर ब्रदर्स ने इन दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट कर दिया और इसकी वजह से चापेकर ब्रदर्स को ब्रिटिश राज ने मार दिया, शहीद हो गए वो। इस इंसिडेंस को छोटे से सावरकर बहुत ज्यादा दिल पे ले गए और इसके बाद ही उन्होंने माँ दुर्गा के सामने कसम खाई कि चापेकर ब्रदर्स के एम का, लाइफ का जो एम था उसको सावरकर फुलफिल करेंगे, और अगर वो नहीं फुलफिल कर पाए तो वो अपने पूरे परिवार को माँ दुर्गा के सामने सैक्रिफाइस कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कसम खाई माँ दुर्गा के सामने कि वो हिंदुस्तान को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाएंगे और मदरलैंड को एक बार दोबारा से बहुत ही बड़ा और बहुत ही समृद्ध बनाएंगे। मात्र 14-15 साल की उम्र में ये कस्में खाने के बाद सावरकर ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और वो पूरे समय तक, जब तक जीवित रहे तब तक आगे बढ़ते रहे, हिंदुस्तान के लिए लड़ते रहे। इस बीच उन्होंने हमें आजादी डेफिनेटली दिलाई और आजादी के बाद भी हमारी बेहतरी के लिए, हमारे देश की बेहतरी के लिए वो उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट से भी लड़ते रहे। सावरकर मानते थे कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका है स्वदेशी और दूसरा तरीका है फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना। इसके अलावा वो ये कहते थे कि हमें नेशनल एजुकेशन फैलानी है, मतलब कि जो हमारी कोर रूट्स से रिलेटेड एजुकेशन है, पैट्रियोटिज्म है, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए।
और साथ ही साथ जो लोग आर्मी में काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश राज की मिलिट्री में काम कर रहे थे, उन लोगों के दिलों में भी पैट्रियोटिज्म जगाना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं चीजों को मानते हुए, मद्देनजर रखते हुए और लोगों में पैट्रियोटिज्म को जगाने के लिए सावरकर ने एक पब्लिशिंग हाउस खोला, या कहें एक सीक्रेट सोसाइटी खोली, जिसका नाम था अभिनव भारत। 1899 में वीर सावरकर ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा गया मित्र मेला। इसके बाद में 1904 में इसका नाम बदल के रख दिया गया अभिनव भारत। ये सोसाइटी चलाते थे वीर सावरकर खुद और साथ में इनके बड़े भाई गणेश सावरकर। अब इस सोसाइटी का जो मेन काम था वो था ब्रिटिश सरकार को वॉर के थ्रू, वायलेंस के थ्रू हिंदुस्तान से भगा देना और हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलाना। ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लिटरेचर को पब्लिश करती थी, जिसकी वजह से लोगों में देशभक्ति जगे, पेट्रियोटिज्म जगे, लोग ये समझ पाए कि किस तरह से वॉर के थ्रू ब्रिटिशर्स को भगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये सोसाइटी वेपन्स का प्रोक्योरमेंट करती थी, लोगों को वॉर टेक्निक सिखाती थी और देश को आजाद करवाने के लिए हर तरह की स्ट्रैटेजीज वगैरह क्रिएट करती थी वॉर करवाने के लिए। जब लंदन गए सावरकर अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, तो वहां जाके भी सावरकर ने इसी सोसाइटी का एक एक्सटेंशन बनाया जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी। लंदन में रहते हुए, वहां पढ़ाई करते हुए सावरकर ने वहां पहले से पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स को इस सोसाइटी का हिस्सा बनाया और वहां जाके इन स्टूडेंट्स को उन्होंने मोटिवेट करना शुरू करा कि हिंदुस्तान को हमें फ्रीडम दिलाना है, अपनी मदरलैंड को आजादी दिलानी है। लंदन में रहते रहते सावरकर ने हिंदुस्तान में वेपन्स भेजना शुरू करे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वेपन भेजा जा रहा था वो एक तरह की ब्राउनिंग पिस्टल थी। ये कई पिस्टल्स हिंदुस्तान भेजी गई सीक्रेट सोसाइटी द्वारा और इस पिस्टल का इस्तेमाल नासिक के एक बहुत ही मशहूर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर जैक्सन का असैसिनेशन में भी यूज किया गया। सावरकर शुरू से ही अपनी आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा क्लियर थे। जैसा कि हम सबको बताया जाता है, हम सब अक्सर पढ़ते हैं कि सावरकर प्रो हिंदू थे। ऐसी बात नहीं है कि वो प्रो हिंदू थे, वो ये मानते थे कि आपको अपनी रूट्स से जुड़ा रहना चाहिए और इसी वजह से आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी से उनकी लड़ाई चलती ही रही। अब सावरकर का मानना था कि इंडिया को अपना इंडियन आइडेंटिटी लूज नहीं करनी चाहिए। वो ये मानते थे कि हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जूइश हो या जो भी हो, उन सबको अपने नेशन से लॉयल होना चाहिए। वो ये मानते थे कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, कल्चरल आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन नेशनलिस्ट आइडेंटिटी एक ही होनी चाहिए, वो है हिंदुस्तानी होने की, इंडियन होने की। वो इक्वल राइट्स में मानते थे, इक्वल एजुकेशन में मानते थे। वो ये कहते थे कि कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे आपको किसी को एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स नहीं देने चाहिए, एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं देनी चाहिए या कुछ भी किसी भी तरह का अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी रखनी चाहिए। आपको खुद को हिंदुस्तान से जोड़ के रखना चाहिए। आप दुनिया भर में जाके अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, जो चाहे वो करें, लेकिन सबसे पहले आपका नेशन होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो वो रिलीजन के ऊपर नेशन को मानते थे। ये बात भी सच है कि वो हिंदूज के लिए बहुत लड़ते थे। वो ये कहते थे कि हिंदूज को यूनाइटेड होना चाहिए अगर ब्रिटिशर्स से आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। वो ये मानते थे किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन का अपीजमेंट नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि हमको ब्रिटिशर्स से आजादी मिल जाए, लेकिन नहीं तो आगे जाके ये अपीजमेंट आपको डिवाइड कर देगा और कई पीढ़ियों तक आपको सफर करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती थी। कांग्रेस पार्टी मानती थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स की एकता तो होनी ही चाहिए और यहाँ तक सावरकर कांग्रेस पार्टी और गांधी जी से बिल्कुल सहमत थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स की एकता होनी चाहिए क्योंकि वो दोनों ही इंडियंस हैं। लेकिन कांग्रेस इससे एक स्टेप आगे जाती थी। वो मुस्लिम्स का अपीजमेंट करती थी, उनको एक्स्ट्रा और एडिशनल देने के वादे करती थी और यहाँ आके सावरकर कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाते थे।
वो ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि अगर आपने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का अपीजमेंट किया और उसके ऊपर आपने देश की आजादी को प्राप्त किया, तो आपकी कई कई जनरेशंस आगे सफर करेंगी, आप खुद भी सफर करेंगे, पार्टीशन हो सकता है। और ये सब हम सब देख चुके हैं कि सारी चीजें सत्य हुई, पार्टीशन भी हुआ और आज कितनी जनरेशंस बाद भी, करीब करीब 80 साल बाद भी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच के जो झगड़े हैं वो खत्म होते नहीं दिख रहे हैं, जो अपीजमेंट हुआ वो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। और उस वजह से आज के जमाने में क्या सिनेरियो है, वो एग्जैक्टली वही सिनेरियो है, वही सफरिंग है जो सावरकर ने वार्निंग दी थी आजादी के कई साल पहले भी। तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ महात्मा गांधी के साथ सावरकर के बहुत ज्यादा सेम आइडियोलॉजीज नहीं थी। हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ बिल्कुल सावरकर हामी भरते थे, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबकी इक्वल ड्यूटीज हैं, ये वो बिल्कुल मानते थे। ना ही वो हिंदूज के कास्टिज्म में बिलीव करते थे, ना ही वो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और अपीजमेंट में बिलीव करते थे। वो सिर्फ एक चीज में बिलीव करते थे, वो था नेशनलिस्ट होना, इंडियन होना, हिंदुस्तानी होना। और यही वजह है कि वीर सावरकर बने, वो हैं और आगे जाके भी रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको यहाँ तक का डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, सिनेरियोस के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अब जब ये दोनों सोसाइटीज बनाई वीर सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलके, तो इन सोसाइटीज के अंदर बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी। अब ब्रिटेन में रहते रहते ही वीर सावरकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब पब्लिश होने के पहले ही ब्रिटिशर्स द्वारा बैन कर दी गई, ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी। ये किताब जो थी वो सिपॉय म्यूटिनी के ऊपर बेस्ड थी 1857 के। सिपॉय म्यूटिनी जो है ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया एक नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, जो 1857 में शुरू हुआ था और 1858 में खत्म कर दिया गया था। ये द इंडियन रेबेलियन के नाम से भी मशहूर है ऑफ 1857। तो इस वॉर में हुआ ये था कि पहली बार इंडियंस एकजुट होके ब्रिटिशर्स के सामने हथियार उठा के खड़े हो गए थे। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स ने इसको अनसक्सेसफुल कर दिया था और इसका आउटकम ये हुआ था कि इतने बड़े रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो गई थी और सारा जो रूल था वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था इंडिया का। तो हुआ ये कि 1857 में नई तरह की बंदूकें लेके आई थी ब्रिटिश सरकार, और इस तरह की रूमर्स थी कि जो बंदूकों में गोलियां हैं उनकी जो ग्रीसिंग की गई है वो काऊ के फैट से और पिग्स के फैट से की गई है। अब काउस के फैट और पिग्स के फैट का यूज करना उस समय के जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स में, वो सारे हिंदूज और मुस्लिम्स थे और दोनों ही धर्मों में काउज और पिग्स का यूज बिल्कुल ही वर्जित है। इसी वजह से पहले इन सारे हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया और बाद में ये रिवोल्ट इतना बड़ा हो गया कि लोकल सिटीजन्स ने और क्रांतिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए। इसी रिवोल्ट के दौरान बहुत बड़ा नाम एक उभर के आया था, वो था मंगल पांडे का। इसी रिवोल्ट में मंगल पांडे ने भी पार्ट लिया था और वो मंगल पांडे की तरह उभरे थे। अब इस रिवोल्ट के दौरान जिस तरह से हिंदुस्तानी एकजुट हुए थे उससे ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई बैठी थी। हालांकि उस समय उन्होंने हमको सप्रेस जरूर कर दिया था, पर वो ये बात समझ गई थी कि अगर हिंदुस्तानी एक साथ हो गए और इन सब ने हथियार उठा लिए तो ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ सकती है। उसी डर और खौफ की वजह से जब ये किताब सावरकर ने लिखी और रिलीज करने की कोशिश की, पब्लिश करने की कोशिश की 1909 में, तब ब्रिटिश सरकार के अंदर फिर से डर बैठ गया। उनको लगा कि अगर ये किताब लोगों ने पढ़ ली तो एक तरह से ये हिंदुस्तानियों के लिए रेवोल्यूशन की बाइबल की तरह काम करेगी। इससे मोटिवेट होके लोग दोबारा हथियार उठा सकते हैं और इस बार अगर हथियार उठा लिए तो हो सकता है ब्रिटिश सरकार दोबारा सक्सेसफुल ना हो पाए सप्रेस करने के लिए।
इसीलिए इस किताब को, सावरकर की इस बहुत ही बेहतरीन काम को पब्लिश होने से रोक दिया गया। हिंदुस्तान और ब्रिटेन दोनों में इसको बैन कर दिया गया। वो बात अलग है कि हॉलैंड में मैडम बीका जी ने इस किताब को इलीगली पब्लिश कराया और पब्लिश होने के बाद इसको हिंदुस्तान में लीगली नहीं, इलीगली ही जो है फैलाया गया। और फैलने के बाद इस किताब ने वाकई में अपना रंग दिखाया और लोगों ने, रेवोल्यूशनरीज ने इससे बहुत मोटिवेशन लिया। अब जब ये द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इंडिया में इलीगली लाई गई, तो ऐसा कहा जाता है कि इसी किताब के बीच में रख के जो ब्राउनिंग पिस्टल सावरकर भेज रहे थे हिंदुस्तान में, वो भी इस किताब के बीच में ही रख के हिंदुस्तान में लाई जा रही थी। अब हिंदुस्तान में ही जो वीर सावरकर की सीक्रेट सोसाइटी थी, अभिनव भारत, वहां पे सबसे पहले ये किताब आती थी और सबसे पहले इस किताब को पढ़ते थे इसी सीक्रेट सोसाइटी के हिस्से में जो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे। इन्हीं सारे रेवोल्यूशनरीज और क्रांतिकारियों के बीच में एक यंग इंडियन थे, 18 साल के एक बहुत ही यंग रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने इसी ब्राउनिंग पिस्टल का इस्तेमाल करके और इसी किताब से इंस्पिरेशन लेके नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर जैक्सन का असैसिनेशन कर दिया। इसी असैसिनेशन के बाद ब्रिटिश सरकार के रेडार में सावरकर आ गए और इसी खून के रिलेशन में सावरकर को ब्रिटेन में 1910 में अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना, वन ऑफ द रीजन बना कि जिस वजह से फाइनली सावरकर को काले पानी की सजा भी हुई थी। जैसा कि हम सबको पता है, काला पानी की सजा मतलब सेल्युलर जेल में लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब वहां का क्या पूरा सिनेरियो था, सावरकर वहां पे कैसे पहुंचे, वहां पे क्या हुआ, इसके ऊपर अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा द सेल्युलर जेल नाम का वीडियो है उसको देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सावरकर के ऊपर मुंबई में 3 ट्रायल्स चलाए गए। इन 3 ट्रायल्स में जो उनके ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगे थे, उसमें से पहला एलिगेशन ये था कि उन्होंने ऐसे मटेरियल को प्रिंट किया जो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी था और लोगों में हथियार उठाने के लिए मोटिवेशन दे रहा था। इसके लिए उनको 25 साल की सजा दी गई काला पानी में। इसके बाद बोला गया कि सावरकर का हाथ था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक मिस्टर जैक्सन के असैसिनेशन में, जिस वजह से उनको और 25 साल की सजा दी गई। टोटल 50 साल की सजा दी गई उस 27 साल के नौजवान सावरकर को। इस 50 साल की सजा का मतलब ये था कि अब सावरकर अपने आने वाली पूरी जिंदगी काला पानी जेल या सेल्युलर जेल में बिताएंगे। इसके बाद उनको काला पानी जेल ले जाया गया और वहां पे उन्होंने कई सारी यातनाएं सही, काला पानी के हर तरह का जुर्म सहा। ये सारी डिटेल्स आपको काला पानी के वीडियो में मिल जाएंगी। करीब 10 साल काला पानी जेल में बिताने के बाद वीर सावरकर और उनके साथ में उनके भाई मिस्टर गणेश सावरकर जो वहीं पे थे अंडमान जेल में, दोनों की रिहाई के लिए 1920 में विट्ठल भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार से बोला कि इनको रिहा कीजिए। इसके बाद तिलक ने भी मिस्टर मॉन्टेग्यू जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि सावरकर के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कोई भी पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाए हैं 10 साल बाद भी, तो उनको वहां से बाहर निकाला गया। और इसी वजह से 1921 में वीर सावरकर और गणेश सावरकर को अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल से बाहर निकाला गया और वापस मेनलैंड इंडिया लाया गया। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके बाद 1921 में फाइनली हिंदुस्तान मेनलैंड इंडिया में आने के बाद रत्नागिरी जेल में सावरकर को रखा गया। रत्नागिरी जेल में रहते हुए सावरकर ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व। हिंदुत्व को किसी तरह से जेल के बाहर स्मगल किया गया, पर फाइनली ब्रिटिश सरकार को पता चल गया और इस वजह से उनका ट्रांसफर एक दूसरी जेल में कर दिया गया। ये जेल थी यरवेदा जेल। इसके बाद 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिक्वेस्ट किया और फौरन ये ऑर्डर पास किया गया कि वीर सावरकर को जेल से रिलीज किया गया और 1924 में वीर सावरकर जेल से बाहर आए भी, पर उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे।
पहला रिस्ट्रिक्शन ये था कि वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी और नहीं रह सकते और उनको पूरे टाइम रत्नागिरी में ही रहना पड़ेगा। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये था कि कम से कम 5 साल तक वीर सावरकर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वीर सावरकर ने अपना सारा ध्यान अब लगाना शुरू कर दिया था हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर, और साथ ही साथ हिंदू धर्म में जो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको मिटाने के ऊपर वो काम करने लगे। उन्होंने इस डायरेक्शन में अनटचेबिलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और अनटचेबिलिटी को जड़ से हटाने में पूरा का पूरा सहयोग दिया। मैं रत्नागिरी में रहते रहते ही सावरकर ने ऐसे मंदिर बनवाए जहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। उन मंदिरों के दरवाजे हर कास्ट के लिए खुले रहते थे। अनटचेबिलिटी को जड़ से हटाने के लिए सावरकर प्रमोट करते थे इंटरकास्ट मैरिजेस को। वो मिक्स्ड स्कूल्स खोलते थे जहां पे हर कास्ट के बच्चे हिंदू वर्ग के साथ में पढ़ते थे। इसके साथ ही सावरकर ये कहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके दादा परदादा ने काम किया है आप वही काम करें और उसी काम को करते हुए अपनी जीविका को आगे बढ़ाएं। वो कहते थे कि हर मनुष्य को, हर हिंदू को ये पूरी फ्रीडम है कि जिस काम में वो अच्छा हो वो उसी काम को करे और ना कि अपने दादा परदादा के काम को ही आगे बढ़ाए। वो ये मानते थे कि काम के बेसिस पे अगर आपको बाइफरकेट किया गया है कास्ट में तो ये गलत है और इस वजह से ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से वो अनटचेबिलिटी के बिल्कुल विरोध में थे। वो ये मानते थे कि पूरा हिंदू समाज एक ही समाज है, उसको एकजुट होना पड़ेगा और तभी वो ब्रिटिश सरकार को भगा सकते हैं। इसी वजह से वो ऐसी फीस्ट किया करते थे जहां पे सारे कास्ट के लोग साथ में आके खाते थे, जो उस समय के पहले एक बहुत ही खराब घटना मानी जाती थी क्योंकि कास्टिज्म अपने चरम पे था और छोटे बड़े का बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इस डायरेक्शन में काम करते करते 5 साल डेफिनेटली बीत गए और सावरकर का बड़ा ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में भी हुआ और इस वजह से हिंदू एक होना शुरू हो गया था। इसके बाद सावरकर के ऊपर ब्रिटिश सरकार की बड़ी ही पैनी नजर थी। एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश सरकार ने सावरकर का पूरे घर को छान मारा क्योंकि वो उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की कॉपीज ढूंढ रहे थे। भगत सिंह ने उस वक्त करीब करीब 20,000 कॉपीज को पब्लिश करा था इलीगली और उसको पूरे हिंदुस्तान में बेचा था पैसा इकट्ठा करने के लिए, रेवोल्यूशन के लिए। इसके बाद 1937 में फाइनली हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट की तरह वीर सावरकर को इलेक्ट किया गया और उसके बाद वो हिंदू महासभा के अंतर्गत काम करना शुरू कर चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। उस दौरान सावरकर ने हिंदूज को मोटिवेट किया कि ब्रिटिश सरकार का साथ दें और मिलिट्री में रहते हुए वॉर की कला सीखें, सारे जो वेपन्स हैं उनको चलाने में निपुण हों। एक तरह से सावरकर हिंदुओं को ब्रिटिशर्स के दौरान आगे आने वाले वॉर्स के लिए तैयार करवाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स द्वारा ही। वो हिंदूज को मोटिवेट करते थे कि आप ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग दें वर्ल्ड वॉर 2 में और हर तरह की वॉर रिलेटेड कला को सीखें। इसके बाद 1942 में गांधी जी ने शुरू कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत गांधी जी कह रहे थे कि अंग्रेजों का किसी भी चीज में कोई साथ ना दें, जो लोग जहां जहां पे प्लेस्ड हैं अंग्रेजी सरकार में वो सब रिजाइन कर दें, हर चीज छोड़ दें, ब्रिटिशर्स का बिल्कुल सहयोग ना करें। सावरकर इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे क्योंकि सावरकर चाहते थे कि हिंदू एकता बढ़े, हिंदू ट्रेन हो और वॉर की आर्ट में निपुण हो जाएं। पर गांधी जी ये सब कुछ खराब करवा रहे थे। गांधी जी कह रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट करा जाए और ब्रिटिशर्स का बिल्कुल भी साथ ना दिया जाए। यहाँ पे आके गांधी जी और सावरकर की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग हो चुकी थी। इसके बाद 1944 में गांधी जी ने जिन्ना के साथ बातें करनी शुरू करी, बहुत सारे चीजों पे समर्थन दोनों ने किया। इसके फिर से अगेंस्ट थे सावरकर क्योंकि सावरकर ये समझ रहे थे कि गांधी जी जिन्ना के साथ मिलकर मुस्लिम अपीसमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, वो मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा राइट्स देंगे और अल्टीमेटली हो सकता है कि आगे जाके पार्टीशन भी हो जाए। और इसीलिए
सावरकर ने पूरा जोर लगा दिया कि हिंदुस्तान का पार्टीशन ना हो, हिंदू एक हो, मुस्लिम्स और हिंदूज यूनाइटेड रहें नेशनल आइडेंटिटी के अंतर्गत। और फाइनली 1947 में सावरकर ने हिंदू महासभा का फ्लैग इंडिया के फ्लैग के साथ लहराया और हमने आज़ादी प्राप्त की। लेकिन उस आज़ादी के लिए हमने क्या खोया? जैसा कि सावरकर ने प्रेडिक्ट किया था, मुस्लिम्स का अपीजमेंट हुआ। जैसा कि सावरकर ने प्रेडिक्ट किया था और अपनी पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद हमने पार्टीशन देखा। और जैसा कि सावरकर ने प्रेडिक्ट किया था कि ये बैकफायर होगा, और वही हुआ जब अक्टूबर 1947 में आज़ादी के 2 से 3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की। उसके बाद गांधी जी अनशन पे बैठ गए मुस्लिम्स को इंडिया में उनके राइट्स दिलाने के लिए। एक तरफ गांधी जी ने पार्टीशन कराया, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम्स के सो कॉल्ड राइट्स के लिए फास्टिंग करनी भी शुरू करी। इसके बाद गोडसे ने जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया तो कांग्रेस पार्टी ने सावरकर के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया कि उनका भी हाथ है असैसिनेशन में। वो बात अलग है कि आगे जाके ये साफ हो गया कि सावरकर का कोई भी हाथ नहीं था महात्मा गांधी के असैसिनेशन में, और गोडसे ने ये खुद किया था। पर जो जो सावरकर ने प्रेडिक्ट किया था वो हर चीज बिल्कुल सत्य साबित हुई, और आजादी के 80 साल बाद भी वो सारी चीजें सच ही साबित होती जा रही हैं। खैर, जो हुआ वो हुआ, उसकी कीमत हम आगे की जनरेशंस डेफिनेटली भुगत रहे हैं, चुका रहे हैं। पर इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बात बिल्कुल सही है कि सावरकर का जो योगदान रहा हमारे इंडिपेंडेंस में वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। इस तरह के योगदान की वजह से ही हमने आज ये इंडिपेंडेंस प्राप्त की है, और आज हम लोगों का एज सिटीजन्स ऑफ फ्री इंडिया ये बहुत बड़ा एक राइट है, एक बहुत बड़ी हमारी ड्यूटी है कि हम सावरकर का नाम बहुत ही इज्जत से लें, उनको उसी तरह का स्थान दें जिस तरह का हम गांधी जी या नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या तिलक जी को देते हैं। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, इंसाइट्स के लिए और सिनेरियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।